लोगों तक पहुंचा कि नहीं? होएगा सर। यस, ओके ओके सर, चलो फिर गुड इवनिंग फिर से सबको। तो फिर बेसिकली करना क्या है सर? सर कंपनी लॉ पढ़ेंगे और कॉर्पोरेट लॉ का क्लास है, तो कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ेंगे ना। तो कॉर्पोरेट लॉ या फिर कंपनीज एक्ट 2013। तो आज का डिस्कशन का विषय क्या है सर? कॉर्पोरेट लॉ में आज डिस्कशन है अबाउट शेयर कैपिटल, ठीक है, अबाउट एमओए, एओए। सुने हो ना पहले कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना सर, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैसे कंपनी उसको बना सकता है। मतलब आप लोग अकाउंट्स करने के टाइम पे या फाइनेंस करने के टाइम पे मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर अकाउंटेंसी, यहाँ पर आप मतलब बेसिकली कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हो इन द सेंस कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। मतलब स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट, सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी लॉ, ठीक है, तो कंपनी लॉ में हम लोग एक्चुअली ये जानेंगे कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के बारे में लॉ उनको क्या परमिशन देता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट आज जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिस्कशन मैं आपसे करूंगा, इसमें मैं एक बड़ा ही फेमस कंपनी, बड़ा ही खतरनाक उसका रिजल्ट निकला है। रिजल्ट क्या है सर? पेटीएम। पेटीएम का आईपीओ आया होगा, आप लोगों को पता होगा। हाँ सर, पेटीएम का आईपीओ रिसेंटली लिस्टेड हुआ है और 27% लिस्टिंग डे में हाई नहीं सर, नीचे एकदम सीधा डाउन हुआ, ठीक है। एक एक शेयर का प्राइस आईपीओ में आया था सर 2150 मैक्सिमम उसका वैल्यूएशन था। काफ़ी लोग होल्ड किया था, मैं भी बोला था कि होल्ड करना चाहिए, मैंने भी लिया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये जो पेटीएम के शेयर्स में जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, इससे पहले नायका में हम लोग देखा अलग चीज़ें, इससे पहले और भी कंपनीज आया, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला। बट पेटीएम जो अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका मार्केट में लिस्टिंग हुआ और काफ़ी हाई वैल्यू में, ठीक है, लेकिन शेयर प्राइस नीचे आ गया सर। मतलब पूरा उसका बेरिश मोमेंट स्टार्टिंग डे से ही कंपनी के बारे में। तो क्या कंपनी का फ्यूचर सर, कंपनी के फ्यूचर क्या है, कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ कंपनी लॉ क्लास। वो डिस्कशन तो स्टॉक मार्केट का है, तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरा पूरा काम कंपनी लॉ में क्या है, लीगल मैटर को बारे में बात करना। तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं बात करूँगा आप लोगों से, इसमें मैं पेटीएम को बस एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जिसमें आपको 2 मिनट का काम है, आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी जो शेयर इशू करता है इसका क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, शेयर इशू के बारे में कंपनीज लॉ क्या बताते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज किस तरह से उसको परफॉर्म करता है। इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए कि सिर्फ किताबी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ बुकिश मैटर, इट्स अ रियल लाइफ मैटर। तो आपको मैं रियल लाइफ डेटा दिखाऊंगा और रियल लाइफ डेटा के साथ आपको लॉ के बारे में, मतलब कंपनीज लॉ क्या बताते हैं उसको कंपेयर करूंगा। इसके साथ साथ आपको मैं आज एमओए एंड एओए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करूंगा। और एमओए बताने के टाइम पे, मतलब कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशंस बोला जाता है सर एमओए को, कि कंपनी को कैसे काम करना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में एक्चुअली एमओए पूरा डिटेल्स में बात करता है। बट एमओए के अंदर कुछ कुछ एक्सेप्शंस पॉइंट है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ केस लॉज भी है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ है, जिसमें एशबरी रेलवे कैरेज के साथ रीचे का एक बड़ा ही फेमस केस स्टडीज है। तो वो केस लॉ आपके साथ डिस्कस करने का बड़ा इच्छा है सर आज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पिटारा लेके आज का कंपनी लॉ क्लास अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अलग अलग जो भी चर्चा है आपसे करता हूँ, ठीक है सर। समझ में आया सर? बोलो हेलो। आप लोग कनेक्टेड हो? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या होने वाला है? यस सर। कैसा? ये नोट तो सभी के पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो जस्ट एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना सर, मेरे को कंपनी लॉ का नोट्स दे दो। अच्छा, तो बेसिक बातें और फिर से नहीं करूँगा, बिकॉज आज बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। तो जैसे लास्ट वीक जो था उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी चर्चा किया था, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मतलब किस तरह से कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके बारे में भी आप लोगों से मैंने चर्चा किया था। एक कंपनी की जब रजिस्टर कर लेता है अपने आप को, तो उसके बाद कंपनी का क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस एस झुंझुनवाला का एक केस लॉस था। इसके साथ साथ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास, हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सब फेमस केस था। ठीक है, आज का डिस्कशन है सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात। ठीक है, दैट इज दिस एरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कंपनी लॉ आपको क्या बताता है। ठीक है, बिकॉज वॉट एवर जो कुछ भी हम लोग करते हैं बिजनेस लेवल में, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉ। ठीक है, सो आप लॉ के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहे वो आप अकाउंट्स का करो, चाहे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, वॉट एवर, लेकिन एवरीथिंग फॉलो क्या होता है, लॉ। तभी तो लॉ बनाया जाता है। अब लॉ तोड़ोगे तो उसका सजा होता है। ठीक है, तो लॉ क्यों तोड़ते हैं वो अलग बात, आज ऐसे कुछ बात करेंगे कि लॉ क्यों कैसे तोड़ जाता है या समथिंग लाइक दैट। बट पॉइंट इज दैट सर कंपनीज लॉ 2013 आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के बारे में क्या बताते हैं, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको उसके बाद शेयर्स के बारे में बात करूंगा। इट्स अ सिंपल मैटर बट यू ऑल नो, बिकॉज अकाउंट्स के बारे में नॉलेज सभी को है, तो शेयर कैपिटल का भी एक एरिया छोटा सा बात करना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोगों के साथ जो धमाका चर्चा रहेगा, दैट इज MOA का चर्चा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। धमाका क्यों, आपको समझ में आएगा कि MOA पढ़ेंगे जब, तो क्यों धमाका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, चलो फिर पहले देख लेते हैं कैपिटल, ये भी एक धमाका चर्चा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल जो है, ये चर्चा भी बड़ा धमाकेदार होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, द टर्म कैपिटल हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग। ये जो कैपिटल है, क्या है सर कैपिटल? सर कैपिटल का मतलब होता है, इन सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, हिंदी में हम लोग या बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं सर पूंजी। पूंजी समझते हो? पूंजी मतलब बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल जुगाड़ करके जो लगाते हैं ना, उसको पूंजी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पैसा, मतलब पूंजी, क्या पूंजी है तेरे पास, ऐसे बोलते हैं, पैसा है तेरे पास बिजनेस में लगाने के लिए, तो लाइक दैट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो कैपिटल वर्ड है ना सर, ये कैपिटल एक्चुअली बिजनेस में लगाने का जो पैसा है उसको कैपिटल बोलते हैं। है तो पैसा, बट एक अलग ही कैरेक्टर। आप लोग बचपन से जर्नल एंट्री करते हो, है ना, अकाउंटेंसी में आपका पहला एंट्री ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मानो कि जर्नल एंट्री ऐसे होता है, बचपन लेवल में आप लोग किए होंगे, है ना, बचपन का प्यार है आप लोगों का, क्या प्यार अकाउंट्स का जर्नल एंट्री, कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, और आप लोग क्या एंट्री करते हो? अरे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, क्या एंट्री करते हो? जर्नल एंट्री क्या करते हो सर? बड़ा फेमस है सर, जर्नल क्यों बता रहे हो सर? याद आ गया थोड़ा सा बताने के लिए, कैश अकाउंट को डेबिट करते हो टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश क्यों डेबिट? बिकॉज कैश इज योर एसेट, एसेट कम्स इन एज पर गोल्डन रूल। एंड कैपिटल क्यों क्रेडिट है? कैपिटल इज योर, कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, मतलब आपका बिजनेस उसका ओनर को उसका लाइबिलिटी, मतलब उसका कैपिटल वापस करेगा, इसीलिए कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में मतलब टू क्रेडिट करके लिखा जाता है। ठीक है, चलो मैं कैपिटल अब ये सब तो नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज दिस इज अ लॉ क्लास। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो भी हम लोग करते हैं, तो ये कैपिटल वर्ड आज नहीं सर, ये बचपन का प्यार है ठीक है, बहुत ही छोटा उम्र से, स्पेशली फ्रॉम क्लास 11, कोई कोई तो सर 9-10 में भी जो कॉमर्स पढ़ते हैं, स्पेशली IC बोर्ड वगैरह जो होते हैं, वहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सुन के बड़ा होता है। तो ये कैपिटल के बारे में लॉ क्या कहता है? इट मीन्स वन थिंग टू इकोनॉमिस्ट, अनदर टू अकाउंटेंट्स। अच्छा, इकोनॉमिस्ट के लिए कैपिटल का मतलब कुछ और, अकाउंटेंट्स के लिए कैपिटल का मतलब कुछ और, तभी मैं इतना नाटक कर रहा हूँ आप लोगों से। एंड स्टिल अनदर टू बिजनेसमैन एंड लॉयर्स, बिजनेसमैन के लिए कैपिटल का मतलब कुछ और, लॉयर्स के लिए कैपिटल का मतलब कुछ और। In relation to a company limited by shares, the word capital means share capital. That is, capital or figure in terms of so many rupees divided into shares of fixed amount. In other words, the contributions of persons to common stock of the company from capital of the company. बात समझ रहे साहब? In other words, the contribution of persons to the common stock of the company from the capital of the company. वो भी capital है. The proportion of the capital to which each member is entitled is here. A share is not a sum of money, it is rather an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract.
In the domain of company law, the term capital is used in the following senses. ध्यान से सुनना बात को। देखो सर, कैपिटल का जब बात होता है ना, इकोनॉमिस्ट के लिए कैपिटल क्या होता है जानते हो? इकोनॉमिस्ट के लिए जो बेसिकली इकोनॉमी में यूज करने वाली चीजें होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये कैपिटल है, वो कैपिटल है। जैसे मानो जो भी हमारा नेचुरल एसेट्स है, ठीक है, नेचुरल जो एसेट्स है उसको इकोनॉमिस्ट कैपिटल मान लेता है, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना चाहता बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट एरिया ऑफ डिस्कशन। बट इकोनॉमिस्ट कैपिटल के बारे में पूंजी को ही समझते हैं, बट वो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं। बट अकाउंटेंट्स के लिए जो बिजनेस में पैसा मतलब इन्वेस्ट किया जाता है वो उसको कैपिटल मानते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो अकाउंटेंट के पर्पस में जो बात है, द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। ये चर्चा मैं अभी आपको करूंगा। इन अदर वर्ड्स, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ पर्संस द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये हो जाता है कंपनी का कैपिटल, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज शेयर्स, मतलब आप पूरा कंपनी के शेयर्स कैपिटल में जितना होल्डिंग करते हो वो आपका शेयर्स होता है। सपोज रिलायंस का 1000 करोड़ का कैपिटल है, उसमें अगर आपका एक 2000 रुपीज का शेयर्स है तो आप भी कंपनी का शेयर्स होल्ड करते हो, जो ओवरऑल कैपिटल का एक पार्टी है सर, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो वही बोल रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू व्हिच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर्स। तो कैपिटल का ही कुछ ना कुछ परसेंटेज हम लोग जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है। बट ये जो कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक मार्केट में तो हम लोग रोज का मतलब रोज का मैटर है। बट इसका लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना सर, क्या क्या सेंस में कैपिटल को यूज किया जाता है। पहले लीगली देखेंगे और फिर आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। पहले लीगल मैटर, उसके बाद प्रैक्टिकल मैटर। तो चलो लीगली कुछ बातें एक बार कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया सर, देयर इज अ टाइप ऑफ कैपिटल, नॉमिनल और ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड, तीनों नाम पॉपुलर है सर। आप कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हो, आप ऑथराइज्ड भी बोल सकते हो, आप रजिस्टर्ड भी बोल सकते हो। अब सवाल ये उठता है सर क्यों? द फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज बीन डिफाइंड in section 2 subsection 8 of the Companies Act 2013. Authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of the company to be maximum amount of shares capital of the company. मतलब ऑथोरिटी आपको मैक्सिमम जितना शेयर्स का दिया जाता है दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर दैट इज योर नॉमिनल कैपिटल, या फिर दैट इज योर रजिस्टर्ड कैपिटल। दस इट इज द सम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के एमओए में लिखा होता है कि कंपनी का मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितना होगा। चेंज हो सकता है पर थोड़ा लंबे समय के बाद ही होता है, रोज रोज नहीं। with which it is to be registered being the maximum amount which it is authorized to raise by issuing shares। मतलब कितना पैसा वो मार्केट से रेज कर सकता है वो डिपेंड करता है ऑथराइज पे, कि भाई आपको मैक्सिमम कितना पैसा मार्केट से उठाने का मौका मिलेगा। सिंपल सी बात है सर, मतलब आपकी ऑथोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ऑथोरिटी आपको बिजनेस के बेसिस में आपको मौका मिलता है, सेबी ऑथराइज करता है आपको, एंड अपॉन विच इट पेज द स्टैम्प ड्यूटी। और कंपनी जो स्टैम्प ड्यूटी पे करता है ना गवर्नमेंट के घर में, वो भी ऑथराइज कैपिटल के बेसिस में ही करता है। इट इज यूजुअली फिक्स्ड एट द अमाउंट विच इट इज एस्टिमेटेड द कंपनी विल नीड इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल इफ एनी। मतलब कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल, मतलब जो डे टू डे बेसिस में काम किया जाता है उसका कैपिटल। सर फाइनेंशियल टर्म, वर्किंग कैपिटल जो टर्म है ना सर, इसके ऊपर बेस करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप लोग पढ़ोगे, स्पेशली इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका ग्रुप 2 में नॉर्मली सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सभी को पढ़ना पड़ता है, इवन फाइनल लेवल में भी पढ़ना पड़ता है। उसमें वर्किंग कैपिटल के बेसिस में तो पूरा एक चैप्टर्स होते हैं सर, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के मतलब आपका जो ओवरऑल कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल विच इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी के पास प्रॉफिट का पार्ट है, सब कुछ मिला के भी बनाया जाता है। अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए सर। ये तो लीगल बातें हो रहा है ना सर, कि कंपनी को मैक्सिमम जितना ऑथोरिटी मिलता है वही उसका ऑथराइज कैपिटल होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार ऑथराइज कैपिटल समझ जाए तो उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब, ये सब बड़ा आसानी से समझ में आ सकता है। बट सिंप्लीफाई करने से लिए हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं सर, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल तो क्रिएट कर लेंगे, तो क्या आप पेटीएम का ऑथराइज कैपिटल देखना चाहते हो? चलो सर, अगर आप लोग रिसेंट ट्रेंड में जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सर,
मतलब मार्केट में सुनता है और इन्वेस्ट कर देता है ना। मार्केट में सुनता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। ये पेटीएम का क्या है सर, कोई बता सकते हो? ये भी कंपनी लॉ में स्पेशल इंडी मतलब इंटर एंड फाइनल लेवल में IPO। इसको पढ़ा जाए। हाँ नहीं, दिस इज नॉट आईपीओ, ये आईपीओ नहीं है, ये है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। कंपनी जब मार्केट में आता है, फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आता है, तो कंपनी को ये प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस का पूरा डिटेल्स इंटरमीडिएट में कंपनी लॉ के अंदर डिटेल्स में पढ़ा जाता है सर। ठीक है, व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस, टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। हाँ मतलब एक बात करेंगे, 4-5 बात और आ जाएगा, फिर पागल की तरह घूमेंगे, ऐसा नहीं, रुक जाओ। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के साथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ये पेटीएम का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है। जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट से मतलब मार्केट में आने के लिए देखते हो, या फिर कंपनीज के बारे में फर्स्ट टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है, और उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपको कंपनी का सारा डिटेल्स दिखता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा जूम करूं, तो आपको पेटीएम का भी कुछ डिटेल्स दिखेगा, जैसे ये क्या है, क्या करता है। ठीक है, आवर कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। पेटीएम का जो एक्चुअली पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एट न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन में हुआ है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, सब कुछ देके रखा है। कंप्लायंस कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। एक्चुअली बात को समझो, ये जो पूरा कंपनी का डिटेल्स बना जाता है ना, इसको बनाने में सबसे बड़ा काम होता है सीएस का। ठीक है, और इसका जो भी हिसाब किताब चलता है वो CA-CMA करता है। ठीक है, जनरली ये काम का डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ आपको, मतलब कंपनी का जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका कैलकुलेशंस, क्या दाम रहना चाहिए, किस दाम पे आना चाहिए। जैसे 2000 समथिंग रुपीज़ में ये मार्केट में आया, ठीक है, 2000 अप्रॉक्स समथिंग। ठीक है, इसका जो पूरा सिस्टम है, क्या कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दीज आर दी पार्ट ऑफ CA-CMA। बट इसका जो पूरा लीगल प्रोसीडियर है, इस पर मेनली फोकस होता है CS का। इसीलिए देखो आप, कॉन्टैक्ट पर्सन में मिस्टर अमित खेरा, ये कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? अरे दिख रहा है ना आप लोगों को? इसी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक CS का क्या काम है। ठीक है, CS कौन से लेवल में CS काम करता है, क्या क्या स्कोप है उसका, इसका भी नॉलेज आप लोगों को मिलता जाएगा। ठीक है सर, वो तो सब समझ ही रहे हैं, बट आप थोड़ा सा आगे बढ़े। यस सर, मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग करना, इसके लिए आपको अकाउंट्स का भी नॉलेज चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंपनी लॉ समझना चाहिए, तभी जाके ये सब चीज़ आप बाद में सीख जाओगे। सर ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे समथिंग, ये सभी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1 ईच। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं और थोड़ा जूम करूँ, या फिर आप ये थोड़ा सा ऐसा ही लिखा रहता है? दिख रहा है ना, इसका जो लिखने का स्टाइल है ना, ये ऐसा ही मतलब लीगल टाइप्स लिखना होता है। ठीक है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये देखो सर, जस्ट लुक एट हियर, शेयर इंक्लूडिंग ए शेयर प्रीमियम, और क्या साथ में बता रहे हैं, एग्रीगेटिंग अप टू 1,66,000 मिलियन। कितना शेयर बता रहा है सर? एक शेयर का वैल्यू बताया 1 रुपी करके, यहाँ पर आप लोग पढ़ा आपने, एक शेयर का फेस वैल्यू है 1 टका, फेस वैल्यू कितना है 1 रुपी। ठीक है, और कितना शेयर इशू कर रहा है 1,66,000 मिलियन। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? जिसमें 83,000 मिलियन उसका फ्रेश इशू है। ठीक है, ये जो करंट जो खेल चला ना IPO का, पेटीएम का, ये उसी का खेल के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ रिसेंटली। तो एक्चुअली पेटीएम अप टू 1,66,000 मिलियन, ये सब देखो कितना, मतलब ये सब लॉ का मैटर है। ठीक है, तो लीगल मैटर, फंडामेंटल मैटर्स है, आपको जानना चाहिए। सबको क्या नजर आता है भाई, पेटीएम आ रहा है, कितना शेयर का दाम है, सब मैक्सिमम लोगों का बस एक ही नजर है। ठीक है, ये सबका क्या नजर है कि भाई पेटीएम आ रहा है। ठीक है, पेटीएम का शेयर्स का दाम कितना है। ठीक है, कुछ ऐसा दाम में पेटीएम मार्केट में आया। ठीक है,
2080 से लेके 2150, इसको प्राइस बैंड बोलते हैं। मैक्सिमम किसी ने 2150 में बीट किया, किसी ने 2080 में बीट किया। नॉट जस्ट पेटीएम, ठीक है, इवन रिसेंटली भी कुछ कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लाइन लगा के खड़ा हुआ है। रुचि सोया, श्रीराम प्रॉपर्टीज, मोबीक्विक, ओयो होटल, ठीक है, सभी का यही प्रोसेस है। तो कोई भी कंपनी हो उसका प्रॉस्पेक्टस होता है और सब कुछ एज ए लीगल मैटर में उसको रेडी करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या समझाना क्या चाहते हो, वही मैं कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ सर। तो ये 1,66,000 का कैपिटल उसने क्या किया, इशू किया। लेकिन ये इशू तभी कर सकता है जब उसके पास इसका ऑथोरिटी हो। आपको समझ में आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं आपको कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तक लेके जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर से मैं थोड़ा सा लीगल मैटर पे लेके जाऊँगा। अच्छा, कहाँ जाना पड़ेगा? टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में जाके, इसको बहुत बड़ा है सर, ऑलमोस्ट 497 पेज का है, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो सर, ऑनलाइन में जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर भी सेबी के साइड से मुझे ये सब मिलता है, ठीक है। आप भी सेबी के साइड में जाके ले सकते हो। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ चला गया? ये देखो, क्या आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? पेज नंबर 94 दिखा? हेलो, दिखाई दे रहा है ना? ओके, चलो मैं क्लिक किया 94 में, ठीक है। लिंक है सब, ये सब आजकल दे देता है, कंपनी को भी पता है कि ये सब टेक्नोलॉजिकली हाइपर लिंक करके रखते हैं। तो दिस इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, किसका? पेटीएम का। द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ आवर कंपनी एज ऑफ द डेट ऑफ दिस ड्राफ्ट हेयरिंग, मतलब DRHP, दैट इज ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। ये प्रॉस्पेक्टस जिस दिन बना जा रहा है, मतलब इशू, मतलब IPO आने से पहले का सिचुएशंस, उसमें कंपनी का ऑथराइज कैपिटल यहाँ पर देके रखा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? एक एक शेयर का फेस वैल्यू रखा है 1 रुपीज़, ठीक है। तो फिर सर ये 2000 का जो वैल्यू रखा है सर, वो मार्केट प्राइस है, अच्छा मार्केट प्राइस, ठीक है। वो मार्केट में अपने आप को उस दाम का वैल्यू बता रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली बिजनेस के बेसिस में ऐसा होता है। जरूरी फेस वैल्यू तो सर एक मिनिमम वैल्यू होता है, जो कभी भी कोई कंपनी स्टार्ट करता है ना, तो अपना शेयर का वैल्यू ₹1 से लेके 10 तक रखने का एक मार्केट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करते हो या फिर एक फाइनेंस पढ़ते हो, उनको मैं अलग अलग ऐसे कंपनीज को दिखाता रहता हूँ। तो ₹1 भी हो सकता है, ₹10 भी हो सकता है, ₹5 भी हो सकता है, कोई पाबंद भी नहीं है, ₹2 भी हो सकता है। बट इफ़ यू आस्क मी सर पॉपुलर क्या होता है, सर पॉपुलर 1 होता है, 10 होता है, 5 भी होता है, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू होता है, लेकिन फेस वैल्यू के बेसिस में मार्केट में आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो मिनिमम एक वैल्यू, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का एक मिनिमम वैल्यू, तो इसका भी एक मिनिमम वैल्यू है ₹1। बट कितना शेयर्स का अथॉरिटी है इसके पास, क्या आप लोगों को पढ़ सकते हो आप? एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू इतना हो गया, कितना शेयर्स का? 1 टका कर गया है, मतलब उतना ही होगा। बेसिकली दिस इज 104,10,66,000। क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? हेलो, यस 104,10,66,000 का शेयर्स इनके पास ऑथराइज्ड है। इसमें कितना शेयर ऑलरेडी इशू हो चुका है? कितना हो रहा है? 60 करोड़ क्या? 60,59,30,140, इतना शेयर ऑलरेडी इशूड है सर। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल बिफोर द ऑफर, मतलब ये मार्केट में आने से पहले इतना शेयर इसका इशू हो चुका है। मतलब मार्केट में कोई और भी शेयर होल्डर्स हैं जो ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर ले चुका है अपने अंदर, ठीक है। इसके बाद जो ऑफर आ रहा है, ये देखो सर 166,000 मिलियन का ऑफर है। इसको अगर मैं इंडियन वैल्यू में बात करूं तो कितना हो जाएगा? 16,60,000, मतलब 1 million equals to 10 lakh, so 1,66,000 million equals to 16 lakh something, 16,60,000 most probably। इतना शेयर्स इस बार का जो ऑफर फॉर सेल, मतलब बेसिकली जो IPO आया उसमें लाया गया, जिसका वैल्यूएशन हुआ 18,300 करोड़ का, ठीक है। तो अभी मैं फिर से वैल्यूएशन वगैरह में और नहीं जाना चाहता, मैं आपको लीगल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो कंपनी शेयर इशू कर सकता है, बट जो भी शेयर इशू करेगा अपने ऑथोरिटी में रह के करना पड़ेगा। अगर उसका ऑथराइज कैपिटल उतना है नहीं तो वो इशू कर ही नहीं पाएगा, और अगर इशूड ऑलरेडी हो चुका है तो फिर आगे करना मुश्किल है। समझ में आ रहा है सर? तब फिर चेंज करना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? बोलो हेलो। एकदम प्रैक्टिकल है सर, एकदम प्रैक्टिकल। आप लोग
as a chartered student, as a CS student, as a CMA student, as a professional commerce students, you have to know these kind of things very practically and deeply. ठीक है, सिर्फ किताबी बात से नहीं सर, अंदर से जानो, किसी भी कंपनी के बारे में लीगल मैटर समझो, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझो, तभी जाके आपके लिए मार्केट भी मार्केट रखेगा और पढ़ाई भी एकदम सर धांसू, मतलब धांसू समझ रहे थे ना, मतलब एकदम हर चीज़ में ना आपको ना ऐसे जिंदा, हर चीज़ ऐसा लगेगा भाई ये तो जिंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब में जो लिखा है वो मतलब ऐसे, मेरे को तो पहले लगता था, अगर आपकी उम्र में बात करो, मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, बस रटना पड़ेगा क्या, मैं तो बोर हो जाता था। पर आजकल जितना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जितना मैं सोचता हूँ कि भाई बहुत लाइव चीज़ें हैं, जितना दिल से समझो उतना बढ़िया है। वॉट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो ये लोग कंपनीज के बारे में जानते हो, ये सब क्या कंपनीज है, ये सब ना इनको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर, ठीक है, या फिर जो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपनीज का बुक रनिंग लीड मैनेजर भी बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस कंपनी का जो सारा का सारा, यार ये तो रजिस्टर ऑफ दी ऑफर है, मतलब पूरा रजिस्टर प्रोसेस में इसको हेल्प करता है। इवन जो लोग आईपीओ लेता है ना, तो नॉर्मली लिंक टाइम में उसका डिटेल्स मिल जाता है। बाकी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, सीटी, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैचेस, ठीक है, ये सब कौन है, बुक रनिंग लीड मैनेजर। मार्केट से इनका पैसा उठाने का पूरा जिम्मा इनका है। अगर बाई चांस उठा नहीं पाते, इनको अंडर राइटर्स बोलते हैं सर, इनको क्या बोलते हैं, अंडर राइटर्स। अगर पूरा शेयर नहीं बिकता तो ये लोग खरीद लेता है, मर्चेंट बैंकर बोलता है, अंडर राइटर्स बोलते हैं, ठीक है। तभी जाके बड़े बड़े अमाउंट, जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना बड़ा फाइनेंशियल कंपनीज होता है, जो मार्केट से पैसा रेज करने को कंपनी के लिए काम करते हैं। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ रियली ह्यूज वर्ल्ड। आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है सर यहाँ तक पहुँचने का। आप लोग मार्केट में जॉब बोलो, जो भी बोलो आप, ठीक है, इफ़ यू हैव ए नॉलेज, आप आराम से ये सब फाइनेंशियल कंपनीज के साथ काम कर पाओगे। ओके ओके, ठीक है सर, चलो लॉ पढ़ाओ, लॉ पढ़ाओ। ओके, आ गए सर, समझ में आ गया सर। ये होता है ऑथराइज कैपिटल, जैसे आपने पेटीएम में देखा। अगर मानो किसी को अभी मन कर रहा है कि सर हमें एक कंपनी बनाना है, तो मेरा ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, मन में सवाल होना चाहिए ना कि सर मेरा ऑथराइज कैपिटल क्या होगा। सपोज यू नीड अ 5 करोड़ की कैपिटल, आपको अभी के अभी 5 करोड़ चाहिए, ठीक है, तो मतलब बिजनेस करने के लिए, तो आपका जितना पैसा बिजनेस का कैपिटल होगा वही आपका ऑथराइज कैपिटल होगा। समझ रहे हैं सर। लेकिन इसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है आरओसी के पास, तभी जाके वो देखेगा कि भाई जितने का प्रोजेक्ट है क्या 5 करोड़ उसके हिसाब से वैलिड है, ठीक है। तो अगर 5 करोड़ वैलिड है तो आपको बोलेगा ठीक है भाई, आपको अथॉरिटी दे देते हैं। मतलब बिजनेस का वैल्यूएशन के साथ मैच कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी अंधाधुन 5 करोड़ बोल के आ गए, 5,000 करोड़ बोल के आ गए, ऐसा नहीं, 18,000 करोड़ बोल के आ गए, कुछ तो वैल्यूएशन होना चाहिए, तभी आपको परमिशन मिलता है। हाँ, बाद में लड़खड़ा सकता है वो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इशू, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, व्हाटएवर, चाहे पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, तो अगर आपको 5 करोड़ का अथॉरिटी मिलता है, सपोज मानो अभी इसको आप इशू करोगे, क्या करोगे, 5 करोड़ का अथॉरिटी है आपके पास, अभी इसको इशू करोगे, तो इस इशू करने के पहले ना आपको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कि आपका फेस वैल्यू क्या होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आपने माना कि आपका एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, अरे कहीं ना कहीं तो शुरू करना है ना फेस वैल्यू, मतलब हर चीज़ का ना एक मिनिमम दाम होना चाहिए। जैसे आपका भी कुछ मिनिमम दाम है, आप जॉब करने जाओगे आज के डेट में कितना सैलरी मांगोगे, विश्वजीत बोल कि तेरे को कितना दिया जाए। 50,000। 50,000। तो विश्वजीत अपना फेस वैल्यू बता रहे हैं कि अपना जॉब का मार्केट वैल्यू बता रहे हैं। सर ये तो मार्केट वैल्यू बोल रहे थे, ठीक है। अगर कम से कम किसी को कुछ अमाउंट दिया जाए तो वो कम वैल्यू होना चाहिए कि भाई मेरे को कम से कम तो आपको 1,000 रुपीज़ देना ही चाहिए, कम से कम आपको तो मुझे 5,000 टका देना ही चाहिए। तो इट्स काइंड ऑफ दैट, इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई शेयर्स का एक मिनिमम, एक शेयर का एक मिनिमम दाम होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को कुछ देना है तो कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। जैसे जो लोग सी आर्टिकल ट्रेनिंग करते हैं चार्टर्ड में, ठीक है, तो सी आर्टिकल ट्रेनिंग के बारे में गवर्नमेंट का जो रूल्स है आईसीआई का, कि मिनिमम एक 3,000 का स्टाइपेंड रखा है, मिनिमम 3,000 का स्टाइपेंड, ठीक है। तो उनका मानना है कि कम से कम किसी को अगर ट्रेनिंग करवाना है तो 3,000 देना चाहिए। वैसे ही सीएमए वालों ने ट्रेनिंग के प्राइस रखा है सर 8,000, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट तय कर लेता है, ठीक है। सीएमए वाले का मिनिमम प्राइस रखा है 8,000 का और सीए वाले का रखा है मिनिमम 3,000 का।
अब इसमें मत पूछो कि सर CMA का ज़्यादा क्यों रखा है, CA का कम क्यों रखा है, ये CA वाले पागल है। पहले तो हम लोगों के टाइम पे 1000 हुआ करता था, सीरियसली 1000 रुपीज़ ट्रेनिंग के वक्त मिलता था, ठीक है, मंथली, ठीक है। वो आने जाने का खर्चा करने के बाद भी घर से पैसा ज़रूर मांगना पड़ेगा ऐसा टाइप, बट जो भी हो ट्रेनिंग पीरियड है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बट CMA ये चीज़ में काफ़ी मेहनत करता है और CMA अपने ट्रेनिंग को एक सही सलामत पैसा मिले इनका देखभाल करता है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद तो फिर आप बन ही जाते हो। सर CS का CS का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोला नहीं, ठीक है। CS का ट्रेनिंग में ऐसा मुझे मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे 5000 के आसपास कुछ होगा, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को पता है तो बोल सकते हो। 5000 ऐसा ही कुछ होगा, मतलब CA जैसा तो नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने वाले CA वाले हैं। सबसे सस्ता में सबसे भयंकर काम कराते अगर कोई तो वो CA वाले ही है, मतलब पूरा चूस लेता है। CA फार्म में ट्रेनिंग कराने टाइम है ना, एकदम कुछ नहीं रखेगा, मतलब पागल कर देता है, वट एवर। जो भी हो, आप लोग ये सब जब एक्सपीरियंस करोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ज़्यादा ये सब जान के फ़ायदा नहीं है अभी। तो बेसिकली पॉइंट इज़ वेरी सिंपल सर, नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो फेस वैल्यू तो ठीक है, आपका 5 करोड़ का बिजनेस है, अरे भाई इसका क्या, ये ना कभी कभी ये पेन इतना डिस्टर्ब कर लेता है, जस्ट अ मिनट रुको सर, ये बंद करना ही पड़ेगा इसको। अब बंद कर देंगे तो लिखेंगे कैसे, दिमाग खाता है ये पेन मेरा। ये जो सॉफ्टवेयर है ना ओपन बोर्ड, इस ओपन बोर्ड का एक खासियत क्या है जानते हो, इसको ना मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये ओपन प्लेटफॉर्म है ना, तो बीच बीच में ना हैंग कर जाता है। इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, बट ये ओपन बोर्ड जैसे ना मुझे और दूसरा ऑप्शन मिल नहीं रहा है जिसको मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ। मतलब चाहे आप कंप्यूटर बोर्ड में बोलो, कहीं पर भी बोलो, मैं इसको यूज़ करके ना लिख सकता हूँ, बट ये ना बीच बीच में ना ऐसा प्रॉब्लम करता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसका। चलो ठीक हो गया, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अच्छा चलो आ जाता है। तो आपका कितने का बिजनेस था सर, 5 करोड़ का, फेस वैल्यू कितना माना, 10 टका, तो कैपिटल कितने का हो गया, कैपिटल 5 करोड़ का टोटल पैसा है, 10 टका करके फेस 50 वैल्यू लाख है। हाँ तो फिर शेयर हो गया आपका 50 लाख का, ठीक है। अब ये 50 लाख शेयर्स को अगर आप इशू करते हो, ठीक है, अब देखो भाई पैसा का ज़रूरत के हिसाब से इशू करना है ना, मानो कि आपको पैसा चाहिए मार्केट से किसी को चाहिए, या फिर कि कोई आपको शेयर होल्डर बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, शेयर इशू कर दोगे। जैसे पेटीएम जब प्राइवेट लेवल में था उसने भी शेयर इशू करके रखा है ना, पेटीएम जब प्राइवेट लेवल में रहा है तो उसने भी तो शेयर इशू करके रखा है, देखना चाहोगे, रुको दिखाते हैं। भाई पेटीएम निकालो भाई, तुम्हारा पिटारा भी कौन कितना होल्ड करके रखा है, इसका शेयर होल्डिंग में बहुत लोग हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, इसीलिए जिन लोग इन्वेस्ट किया है पेटीएम के IPO में, डोंट वरी, ठीक है, बिकॉज जो अलीबाबा भी तो है। हाँ अलीबाबा है, एंड ग्रुप है, सॉफ्ट बैंक है, मतलब वर्ल्ड का टॉप इन्वेस्टर्स, टॉप इन्वेस्टर्स, मतलब कोई छोटा मोटा नहीं सर, सभी कोई बिग प्लेयर्स, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल में, मतलब इसीलिए इतना, डोंट वरी, इसका फ्यूचर है, इस पेटीएम का बहुत बड़ा फ्यूचर है, कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। हाँ करेंटली कुछ प्रॉब्लम है सर इसका, ठीक है, इसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके इसका शेयर्स में ग्रोथ दिखेगा, बट अभी इसका शेयर्स में ग्रोथ नहीं, आपको डिक्रीज ही दिखेगा, 1200 के आसपास भी जा सकता है अगर खराब कुछ होता है तो, अदरवाइज अगर ठीक ठाक चलता है और सही पॉलिसी चलता है 2022 एंड में इसका शेयर वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3000 के आसपास जाने वाला है सर, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा एक था, लेकिन इतना बड़ा है ना, भूल जाता हूँ कि कौन सा पेज में था, 450 पेज का डेटा है, माथा खराब कर देता है। देखो कोई कोई मुझे पूछता है सर इतना पढ़ना पड़ता है, सर अगर देखो इन्वेस्ट करोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, हाँ इन्वेस्ट करोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा कि क्या है नहीं है। चलो यार एक दूसरा जगह से भी देख सकते हैं पेटीएम का शेयर होल्डिंग पैटर्न।
पेटीएम भाई बता तेरा शेयर होल्डिंग कौन किया? यस, थोड़ा बहुत मिल गया। ये रहा सर पेटीएम का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें अलीबाबा ग्रुप का है 7.18%। एंड ग्रुप और अलीबाबा ऑलमोस्ट सेम ही इंसान का है। एंड भी जैक मा का है, अलीबाबा भी जैक मा का है, चाइनीज बिग जायंट जो है सर उनका, मतलब एशिया का रिचेस्ट पर्सन में से एक। मुकेश अंबानी और जैक मा, इनके बीच में लड़ाई चलता रहता है, ठीक है। तो एंड ग्रुप, अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, ठीक है, ये जापान का कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है सर, ये भी बहुत बड़ा कंपनी है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड 19.63% इनका है। सही पार्टनर्स का 18.56% है। बाक्सर साथवे, ये बेसिकली वॉरेन बफेट का जो कंपनी है उनका है, ठीक है, 2.76%। और विजय शेखर शर्मा, मतलब जो बेसिकली प्रोमोटर है, उनका है 14.67%। और बाकी लोगों का मिला के है 7.5% के आसपास। तो बेसिकली प्राइवेट लेवल में ही आप अपने कैपिटल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है इशूड, ठीक है, कि आप अपना शेयर्स का कितना प्रतिशत इशू कर दिए, ठीक है। तो जो मैं आपको समझा रहा था, आप मैटर को ठीक से समझो सर, शेयर कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, आपको हजार करोड़ का बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अब 5 करोड़ का कैपिटल लिया, 10% करके फेस वैल्यू में डिवाइड कर दिया, तो मेरा शेयर रहा 50 लाख का। ये शेयर क्लास में भी डिस्कस होता है, शेयर मार्केट में भी। 50 लाख में से आप चाहते हो कि मैं अभी 25 लाख इशू करूंगा, ठीक है, तो इफ यू इशू 25 लाख, तो अभी भी 25 लाख आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आप बाद में इशू कर सकते हो, जो ऑथराइज का पार्ट है आपका। जैसे पेटीएम का आपने देखा ना, 104 करोड़ का उसका शेयर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 104 करोड़ में से 60 करोड़ का उसने इशू कर चुका है। अभी उसने आईपीओ के टाइम पे 16 करोड़ का और इशू किया, तो 60 और इधर 16, मतलब 76 करोड़ का इशू हो गया। बट स्टिल उसके पास 24 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है, जिसको मार्केट में वो इशू कर सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट में ओपन प्लेटफॉर्म में, मतलब आईपीओ के थ्रू से, एपीओ के थ्रू से, या फिर कोई फॉरेन होल्डिंग, ठीक है, लाइक जैक मा, अलीबाबा टाइप, एनीवन, ठीक है, ऐसा भी शेयर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। समझ में कुछ आ रहा है सर? बोलो। अरे क्या मैटर क्लियर हो रहा है आप लोगों को? थोड़ा हाँ ना बताइएगा, मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे, बोलो ना सर कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। यस सर। यस हाँ, थोड़ा बीच बीच में हाँ ना क्या करो, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया इशूड कैपिटल, ठीक है, जो आपको मैं भी समझाया। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस इशूड कैपिटल, which means such capital as the company issues from time to time for subscription। जैसे पेटीएम ने आपने देखा, और मेरे जो बना हुआ एग्जाम्पल में भी आपने देखा, 5 करोड़ में से फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, बना 50 लाख। 50 लाख में से इफ यू इशू 25 लाख नाउ, ठीक है, तो स्टिल यू हैव 25 लाख ऑथराइज। It is that part of authorized capital which is offered by the company for subscription and includes the shares allotted for consideration other than cash. Schedule 3 of the Companies Act 2013 makes it obligatory for a company to disclose its issued capital in the balance sheet. Schedule 3 of the Companies Act मतलब कंपनीज का जो करंट न्यू क्या बोलते हैं उसको, मतलब पीएल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने का जो करंट रूल है ना सर, जिसको शेड्यूल 3 बोला जाता है। जो लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हो या कंपनी का पीएल बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो, वो लोग ऐसे ही बताते रहते हैं, शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। तो जब भी आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करते हो, तो उसमें आपको कितना इशूड कैपिटल है वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। और ये जरूरी आपको कंपनीज एक्ट 2013 ने ही बताया कि यू हैव टू डिस्क्लोज इशूड कैपिटल। ओके सर, सब्सक्राइब क्या हो जाता है? जैसे पेटीएम का सब्सक्रिप्शन तो मिला, बट एकदम टाइट ही मिला, मतलब जस्ट एट पार हुआ, इसीलिए डिस्काउंट में इशू हो गया। और मतलब ऐसे लिस्टिंग डे में क्या हो गया, बहुत सारे लोग पेटीएम का शेयर्स सेल करके निकल गया, बिकॉज बहुत लोगों को लगा, क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं हुआ ना, बहुत लोगों को लगा कि शायद इस कंपनी में उतना दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लॉस चल रहा है इसका, तो बहुत लोग ना सेल करके निकल गया, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स लेके सेल करके निकल गया। तो जैसे ही वो लोग निकलना चालू किए, तो इसका शेयर प्राइस में आपको एक बहुत बड़ा असर दिखा,
जो आपको पेटीएम सर्च करने से दिख जाएगा। पेटीएम शेयर प्राइस ये हुआ था, ये लास्ट दिन हुआ था, मतलब एक्चुअली कल का बात है, ठीक है। सबका मुंह सूख गया था, ठीक है। क्या हो गया, 2000 का शेयर्स 1500 में आके रुका, ठीक है। बट सर फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, इतना मैं अभी भी मानता हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है इसका मतलब यही है कि ये जो आज 2000 का शेयर्स था लिस्टिंग डे में और 1500 में आके रुका, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है 22-23 के आसपास में जाके ये 3000 क्रॉस कर जाएगा। दैट्स माई फीलिंग, ओके। अच्छा, अब बात ये उठता है सर कि ये सब्सक्रिप्शन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या लॉ बताते हैं, देखो सर। सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 बात करता है, कंपनीज एक्ट 2013। Subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of a company। जैसे आप अगर शेयर खरीदे हो तो आप भी कंपनी का क्या हो, मेंबर हो। It is a nominal amount of shares taken up by the public where any notice, advertisement or other official communication or any business letter, bill head or letter paper of a company states the authorized capital. The subscribed and paid up capital must also be stated in equally conspicuous characters. A default in this regard will make a company and every officer who is in default liable to pay penalty extending 10,000 and 5,000 respectively। मतलब कहने का मतलब ये है सर, ये जो कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल है, मतलब जो शेयर्स एक्चुअली पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं, तो ये नॉमिनल अमाउंट भी हो सकता है टेकन अप बाय द पब्लिक फॉर एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन और एनी बिजनेस लेटर, बिल हेड और लेटर पेपर और ए कंपनी स्टेट्स दैट ऑथराइज कैपिटल। अगर सब्सक्राइब कैपिटल को ऑथराइज बोल दिया, द सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल मस्ट आल्सो बी स्टेटेड इन इक्वली कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट इन दिस रिगार्ड, अगर किसी भी तरह का गलती अगर यहाँ पर होता है, गलती से भी अगर कैपिटल को गलत डिनोट करता है, ठीक है, मतलब जो सब्सक्राइब है उसको ऑथराइज में दिखा देते हैं, अगर ऐसा कुछ भी कर लेता है ना, तो जो ऑफिसर्स रहेगा उनको पेनल्टी ठोक दिया जाता है। पेनल्टी 10,000 का हो जाता है सर, और कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, कंपनी को 10,000 एंड ऑफिसर्स को 5,000 रेस्पेक्टिवली, सेक्शन 60 बताते हैं। अभी पेनल्टी के बारे में मैं ज़्यादा और बात नहीं करूँगा बिकॉज पेनल्टी का पूरा अलग ही डिटेल्स है, ठीक है, जिसके ऊपर नॉर्मली इंटर एंड फाइनल में डिस्कशंस करता हूँ। अभी फाउंडेशंस में इतना पेनल्टी के बारे में ज़रूरी नहीं है, जितना दिया उतना याद रखो। अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ सब्सक्राइब तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप सर? Section 2 subsection 15 of the Companies Act 2013 defines called up capital as such part of the capital which has been called for payment। जैसे ये थोड़ा सा मुझे बचपन वाला याद आपको आएगा कि अगर मानो कि किसी कंपनी ने पर शेयर का वैल्यू बोला 10 टका, ठीक है, और फेस वैल्यू पे ही वो इशू कर रहा है, से फॉर एग्जांपल प्रीमियम वगैरह नहीं, ठीक है। एक्चुअली आजकल तो मार्केट में ऐसा डिस्काउंट वाला कंपनी इशू आपको दिखेगा नहीं। फेस वैल्यू पे कौन इशू करता है सर? फेस वैल्यू पे इशू कोई नहीं करता, रियल लाइफ में आपको आजकल बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये देखो ना, इतना सारा कंपनीज मार्केट में आ रहा है, किसका इशू है फेस वैल्यू में? 10 टका, 1 टका नहीं सर, सब एक्चुअली मार्केट वैल्यू में ही या बुक वैल्यू में लिस्टेड हो रहा है सर। जैसे रिसेंट जो कंपनीज आ रहा है, इसमें अगर आप देखोगे, पेटीएम तो आप देख लिया, गो फैशन आ रहा है 650 से 690। अब देखो, जैसे पेटीएम सबको लगा कि बहुत ही मतलब सिचुएशन वाइज हाई है बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी, 2000 टका करके शेयर का दाम, ये वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण पेटीएम में इतना बड़ा धक्का लगा। मतलब जो लॉस मेकिंग हालत में है, 300-400 करोड़ का लॉस है इसका, और ऐसे हालत में अगर आपका शेयर का दाम 2080 करोड़ या 2080 रुपीज या 2150, ये मुश्किल हो गया। बट फेस वैल्यू पे तो कोई नहीं है। बट से फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी फेस वैल्यू पे भी मार्केट में आ रहा है, तो मैं आपको फेस वैल्यू पे इजीली समझा सकता हूँ। तो व्हाट इज कॉल्ड अप? सपोज 10 रुपीज का शेयर्स है, ठीक है, 10 रुपीज में से अभी एप्लीकेशन में आपने 2 टका दिया, अलॉटमेंट में 2 टका दिया, जैसे बचपन में सम्स करते थे, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आज भी चलता है। आईपीओ में नहीं होता, बट आईपीओ के बाद अगर उसके बाद भी कंपनी कभी शेयर इशू करता है ना, ठीक है, एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कर सकता है या फिर इंटरनल सब्सक्रिप्शन कर सकता है, तो कंपनी इस तरह से करता है। प्राइवेट कंपनीज के केस में दिखता है कि 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज इन एप्लीकेशन, 2 रुपीज इन अलॉटमेंट, बट स्टिल 2 रुपीज इन फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज इन फाइनल कॉल, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से। तो सपोज यू पेड सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी, यू पेड अलॉटमेंट मनी, बट यू स्टिल आपका कॉल मनी पेंडिंग है, तो जो कॉल हो चुका है उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप, ठीक है, मतलब जो कंपनी ने पैसा मांग लिया आपसे और जो पैसा अभी भी कंपनी का बाकी रखा आपने, वो अभी भी कॉल्ड अप नहीं हुआ, सिंपल है, अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल के लिए कंपनी आपको बाद में बोल सकता है कि आपका कॉल्ड अप का कुछ परसेंटेज बाकी है तो आप पे कर दो।
बट सर इसको आप आईपीओ वगैरह के साथ एकदम कंपेयर मत करना, बट इन रियलिटी आईपीओ के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पूरा कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है, जो है पूरा कर दो। बट ये आफ्टर द आईपीओ प्रोसेस, या फिर कंपनी एक बार मार्केट में स्टेबल हो जाए उसके बाद अगर सेकेंड टाइम इशू कर रहा है, नॉट इन आईपीओ बट इन एपीओ या फिर एनी काइंड ऑफ इंटरनल सब्सक्रिप्शन, तब आपको ये सब देखने को मिलता है। ये इंटरनल मैटर है सर। अच्छा, पेड अप कैपिटल क्या है? वही कॉल्ड अप का जो पर्सन मिला है वो पेड अप है। Is the total amount paid or credited as paid up on shares issued, it is equal to called up capital less calls in arrears। ये तो हम लोग जानते ही हो, ठीक है। एक्चुअली पेड अप जो है वो कॉल्ड अप ही है, अगर कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर को आप लेस कर दोगे बस। सर आपने कुछ ऐसा बात किया, हम लोगों को तो बचपन याद आ गया, स्पेशली जो लोग 11-12 में स्पेशली स्कूल में पढ़े हो, या फिर अभी भी कोई पढ़ता है तो फिर अगर उनको भी ऐसे लग रहा होगा सर ये तो स्कूल वाला बात हो गया। हाँ सर वही स्कूल वाला बात हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया ना सर कैपिटल का मैटर। बट सर मैटर से स्कूल वाले में नहीं रहा। अगर स्कूल वाला मैटर होता तो फिर मैं आपको पेटीएम के प्रॉस्पेक्टस थोड़ी ना समझा पाता, ठीक है। स्कूल से काफ़ी डिटेल्स में हुआ है सर, काफ़ी डिटेल्स, ठीक है, कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा भी कि किस तरह से रियल लाइफ में कंपनी हिसाब किताब करते हैं। इवन आपने पेटीएम का भी कैपिटल स्ट्रक्चर देख लिया। सिमिलर वे में आप किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। ये सर नो बताना सर, जिस तरह से आपने पेटीएल का कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, क्या सिमिलर वे में आप किसी भी कंपनी का रियल लाइफ कैपिटल स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो? हाँ ना बताना सर। हेलो, यस ना, एग्जैक्टली। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बिकॉज यू नो द लीगल कॉन्सेप्ट। ओके ओके ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़ो। यस मुझे भी आगे बढ़ना है, बढ़ती का नाम जिंदगी। शेयर्स, नाउ पॉइंट इज शेयर। सर शेयर्स क्या होता है? सर इसके बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है, बट कुछ पॉइंट बताना चाहिए। शेयर्स मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines the term shares, which means shares is the share capital of a company। शेयर मार्केट सुन सुन के लोगों का दिमाग का भरता बन रहा है आजकल, ठीक है। सब कोई शेयर मार्केट बोलने से ही ना पैसा का सुगंध आता है। शेयर मार्केट, पैसा पैसा पैसा, ऐसा फीलिंग है। अरे मैं देखता हूँ आजकल ना शेयर मार्केट के बारे में ना कॉल तो बहुत आता है, बट जब भी सीखने का बात करता है ना, जब भी मैं बोलता हूँ कि शेयर मार्केट तो सिखा दूंगा बट थोड़ा समय लगेगा, ठीक है तो बोलते समय नहीं है, मुझे फिर सीखने का ज़रूरत नहीं है। एक लड़का से, एक जन से बात हो रहा था, एक आदमी से, रोज ही कुछ ना किसी से किसी से बात होता है, तो मैं उनको, वो मेरे को बोल रहा है 1 महीना मेरे को छुट्टी मिला है ऑफिस से, तो क्या आप मुझे 1 मंथ में शेयर मार्केट सिखा सकते हो? मैं बोला कि या तो मैं पागल या तो आप पागल, मतलब मेरे मन में चल रहा था, बोल नहीं पाया। बिकॉज इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड शेयर मार्केट 1 मंथ में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्या 1 मंथ में क्या सेंसेक्स निफ्टी, बस कुछ नाम समझ में आ सकता है कि भाई ये होता है वो होता है। अगर नाम से किसी को लगता है कि उसको शेयर मार्केट समझ में आ गया, तब तो सर मुझे कुछ नहीं बोलना है, तब इकोनॉमी लोग पैदा होते ही सीख जाएगा भाई ये इकोनॉमिक्स है। अब क्या बोलूँ सर, चलो ओके। तो शेयर्स के बारे में इतना सुन सुन के दिमाग तो सबका थकता है, बट शेयर्स क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये शेयर्स के बारे में डिफाइन करता है। एज अ शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक मतलब जब नंबर ऑफ शेयर्स को एक साथ काउंट किया जाता है उसको स्टॉक काउंट बोलते हैं। ए शेयर्स दस रिप्रेजेंट सच प्रोपोर्शंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स as the amount paid up thereon bears to the total capital payable to the company। It is a measure of the interest in the company's assets to which a person holding a shares is entitled। Shares is an interest in a company। एक फेमस कहावत है सर फेयरवेल जस्टिस का, बॉर्लैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रोस एंड कंपनीज लिमिटेड का। उन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट द शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, द शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी। ठीक है, इंटरेस्ट मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स। बदले में बहुत सारा अधिकार आता है, कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द राइट टू सम ऑफ मनी और मोर और लेस अमाउंट, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। You should note that the shareholders are not, in the eyes of law, part owners of the undertaking। The undertaking is somewhat different from the totality of the shareholders। मतलब कंपनी अलग और shareholders अलग। You all know about this। The rights and obligation attaching to a shares are those prescribed by the memorandum and the article of a company।
मतलब ये शेयर्स में किसका कितना जोर है, किसका कितना अधिकार है, ये कहाँ पर बोला जाता है, एमओए एओए में। It must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual right against the company, but also certain other rights which accrue to him according to the provision of the Companies Act. ठीक है, ये बॉर्डलैंड एंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स का केस था, वहां पर ये चीज ऑब्जर्व किया गया था और उसमें ये पता किया गया था सर कि शेयर कैपिटल का जो इतना सारा बात किए, कंपनी में दो तरह का शेयर कैपिटल हो सकता है। यू ऑल नो बिकॉज ये अकाउंट्स में करके आए हो। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर दोनों में फर्क कितना है? सर लीगली फर्क बस इतना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रू ओनर होता है और जो ट्रू होता है ना सर, ट्रू मतलब क्या, सच्चा दोस्त और नकली दोस्त में क्या फर्क है? मतलब नकली दोस्त तो बोल नहीं सकते, ट्रू फ्रेंड और बेनिफिट का फ्रेंड, इनमें फर्क क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर। ट्रू फ्रेंड और बेनिफिट के फ्रेंड में फर्क क्या है? कोई तो बताओ सर। ट्रू फ्रेंड्स मतलब जो हमेशा साथ दें, बेनिफिट मतलब काम पे वक्त पे। समझ गए सर? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में यही फर्क है, यही फर्क है, लीगल फर्क भी यही है। ट्रू इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि वो ट्रू ओनर होता है कंपनी का, मतलब वो कंपनी का ट्रू फ्रेंड इसलिए बोला गया सर, ट्रू ओनर इसलिए बोला गया क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में भी वो है और लॉस में भी वो है। मतलब कंपनी के लॉस में भी वो कंपनी के साथ रहेगा और कंपनी के प्रॉफिट में भी वो ज्यादा प्रॉफिट भोग करेगा, है ना, सच्चा दोस्त की तरह। जब आनंद करेंगे मजा करेंगे, है ना, और जब दुख भी होंगे तब दुख भी निभाएंगे, तभी वो सच्चा दोस्त कहलाता है। एग्जैक्टली इक्विटी शेयर होल्डर कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो सच्चा शेयर होल्डर्स होता है, ठीक है। इसलिए लेकिन जो प्रेफर्ड वाले होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना, वो कंपनी के साथ पहले वैसा ही डील कर लेता है, ठीक है, कि भाई मैं तो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ। वो कैसा? वो पहले ही बोल देगा कि आप प्रॉफिट करो लॉस करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई नीड 15% रिटर्न। इसलिए जब आप अकाउंट्स करते हो ना, उसमें ऐसे लिखा रहता है 15% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अकाउंट्स के जब भी अकाउंट्स करते हो ऐसे क्वेश्चंस में आता है। इसका मतलब कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15% देना पड़ेगा, जितना भी कैपिटल वो देगा उसके हिसाब से। इस काइंड ऑफ डिवेंचर टाइप, मतलब फिक्स रेट लेता है ये लोग, ठीक है। इट्स टाइप ऑफ लोन ऐसे दिखता है बिकॉज लोन भी फिक्स्ड होता है, बट इसको लोन नहीं बोल सकते बिकॉज ये टैक्स पेमेंट करने के बाद ही कंपनी को पे करना पड़ता है। सर कहने का मतलब, चलो थोड़ा और प्रैक्टिकल बात करते हैं। सर दिमाग का भरता बनाओगे क्या? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, और कोई नहीं पढ़ता प्रैक्टिकल, आप ही पढ़ते हो सारा दिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अच्छा चलो क्या बात करें, क्या बात करें, कौन सा कंपनी ले, आईटीसी? हाँ चलो जो भी मन में आ रहा है, चलते हैं। कुछ नहीं सर, एक हिसाब दिखाएंगे आपको, हिसाब दिखाएंगे बस, ज़्यादा कुछ नहीं। फाइनेंशियल्स में आ गए, कंपनी का एक हिसाब दिखाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इनकम में ही हो जाएगा। देखो सर ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको एक्चुअली सिखाया जाता है ये सब कैलकुलेशन एफएम में। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबको करना पड़ता है, चार्टर्ड, सीए, सीएमए, एमबीए वाले सब करते हैं सर, ठीक है। एफएम अकाउंट्स जहाँ खत्म होता है एफएम वहाँ शुरू होता है। अकाउंट्स का एनालिसिस किया जाता है एफएम में, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम पे भी इस सब्जेक्ट का बड़ा पॉपुलैरिटी है एमबीए लेवल में, ठीक है। मतलब एमबीए वाले ना थोड़ा नाम ऐसा दे देता है जैसे लगता है कि कुछ खास है, खास तो सभी चीजें हैं, मतलब नाम देके बेचता है वो थोड़ा अलग बात, बट जो भी हो इन सिंपल सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है सर, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। रिसेंटली मेरा जो एफएम का क्लास है उसमें यही चल रहा था, जो लोग यहाँ पर ऐसा कोई है तो उसको समझ में आ जाएगा। लेवरेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी का ना ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने में होता है कि वो कंपनी जो रेवेन्यू बनाता है ना, रेवेन्यू मतलब सेल्स, वहाँ से कंपनी कुछ खर्चा वगैरह लेस करता है। जैसे कि सेल से कंपनी डेली का वेरिएबल कॉस्ट लेस करता है। सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद कंपनी को जो मिलता है ना उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशंस को और एक नाम ऐसे बोल सकते हैं सर, EBITDA, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉफिट
बट इसमें इस प्रॉफिट के अंदर अभी भी गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दिया, लोन का इंटरेस्ट नहीं भरा, एसेट का डिप्रिसिएशन इसके अंदर अभी भी है, एमोर्टाइजेशन मतलब अगर गुडविल पेटेंट वगैरह है उसका वैल्यू अभी भी डिक्लेस नहीं किया गया, एक ऐसा प्रॉफिट। मतलब एक्चुअली ये प्रॉफिट कंपनी के लिए कुछ काम नहीं है, ये प्रॉफिट धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होते होते जाएगा, ठीक है। तो अगर आप आईटीसी का रिसेंट डेटा चेक करें, आईटीसी 2021 में 51,000 का सेल्स किया है, ठीक है, रेवेन्यू अर्न किया है, जिसमें से उसका कुछ वेरिएबल कॉस्ट वगैरह ये सब में जो भी खर्चा हुआ उसको माइनस करके ये वाला अमाउंट आया, दैट इज 19,641 करोड़। थोड़ा सुनना ध्यान से, आपको बाकी चीज समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस क्या है और इक्विटी क्या है। उसके बाद मुझे कभी भी आपको, ना तो मुझे ना तो किसी को भी इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस आपको कोई पूछे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही रियल लाइफ चीजें देख रहे हो आप। 19,000 करोड़ का ईबीआई टीडीए, इसके बाद जो सबसे पहले कंपनी को देना पड़ता है ना, दैट इज इंटरेस्ट। यहाँ पर फ्रैक्शन दे के रखा है, आप चाहो ना इसके अंदर जाके ना ऐसे फ्रैक्शंस को ना ढूंढ सकते हो इस तरह से, ठीक है, ये रेवेन्यू में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ, भाई बंद हो जाओ, बंद क्यों नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब आप मतलब और डिटेल चाहिए ना आपको मिल सकता है, तो अच्छा मैं 1 मिनट रुको, ईबीआई टीडीए इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि ईबीआई टीडीए के अंदर कंपनी का क्या क्या देखो, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, फिर पीबीआईटी में क्लिक करोगे कितना कंपनी इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स में कितना इंटरेस्ट भर रहा है, सब कुछ। तो कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट भरेगा, ये जो अमाउंट है ना ईबीआई टीडीए, इससे पहले सबसे कंपनी क्या करना, डिप्रिसिएशन वगैरह भरना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन वगैरह भरने के बाद मतलब एक्चुअली वो भरना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ये अकाउंट्स में सिखाया जाता है। मतलब आपका एसेट का वैल्यू डे बाई डे डिटोरिएट करता है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट से माइनस हो जाता है वैल्यूएशन से, ठीक है। मैं अभी अकाउंट्स जैसा चर्चा नहीं कर सकता, इसलिए कुछ बात अगर समझ में नहीं आता है तो जस्ट ओवरव्यू ही समझ लो, बाकी अकाउंट्स के क्लास में आपको या तो मैं या तो मैम जरूर समझाएंगे। अच्छा, ईबीआई टीडीए से डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जाने के बाद आपके पास जो बचता है ना, इसको बोलते हैं ईबीआईटी, ठीक है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यू कैन से दैट दिस इज योर फर्स्ट प्रॉफिट, इसको एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं बोल सकते, ठीक है, एग्जैक्ट प्रॉफिट दिस वन ईबीआईटी। अब ये जो ईबीआईटी है ना सर, ईबीआईटी से सबसे पहले क्या देना पड़ता है जानते हो, डिवेंचर या लोन वाले का इंटरेस्ट, मतलब जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, चाहे वो बैंक हो कोई इंडिविजुअल हो, बैंक देता है तो बोलते हैं लोन, इंडिविजुअल देता है तो बोलते हैं डिवेंचर, वट एवर द नेम इज, बट इंटरेस्ट तो सबसे पहले दे दो सर, जिसका हक पहले उसको पहले मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट इज द फर्स्ट पॉइंट जो कंपनी अपने प्रॉफिट से फर्स्ट टाइम रिलीज करेगा। तो कंपनी अपना प्रॉफिट से जो भी इंटरेस्ट है वो देने के बाद कंपनी के पास जो बचता है उसको बोलते हैं सर पीबीटी या फिर ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये अर्निंग बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना वैल्यूएशन का होगा, यहां से सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हो यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, टैक्सेस, कितना टैक्स भरा है कंपनी, 17,000 करोड़ के ऊपर 4,700 करोड़ का कंपनी ने लॉस मतलब टैक्स भरा है। टैक्स देने के बाद कंपनी के पास जो बचता है वो कंपनी का नेट इनकम है, ठीक है। अब नेट इनकम में भी ना ये टैक्स देने के बाद एक्चुअली जो बचा पीबीटी, पीबीटी से टैक्स देने के बाद कंपनी के पास जो नेट इनकम है उसको क्या बोलते हैं जानते हो सर, उसको बोलते हैं पैट। क्या बोलते हैं उसको, पैट बोलते हैं। यहाँ पर और डिटेल्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ये थोड़ा शॉर्टकट एरिया है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ना, अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस वाले हैं तो उनको पैसा जाएगा, अगर 15% वाले हैं तो 15% रेट के हिसाब से कंपनी अपने पैट से, मतलब नेट इनकम अगर 13,000 करोड़ का है ना, मानो कि किसी ने कंपनी को 10 करोड़ का, सॉरी 10 करोड़ नहीं 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर देके रखा, तो कंपनी उसका 1 करोड़ के हिसाब से 15% इंटरेस्ट के साथ उसका प्रेफरेंस शेयर्स को पहले रिडीम करेगा, उसके बाद जो बचेगा वो रहेगा इक्विटी के लिए। समझे सर, हेलो, बात समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस और इक्विटी का फर्क, यहां से फर्क है, नेट इनकम के बाद से फर्क है। और प्रेफरेंस फिक्स्ड होता है, ये चीज याद रखिएगा, प्रेफरेंस भी फिक्स्ड होते हैं और लोन का इंटरेस्ट भी फिक्स होते हैं, पर दोनों में फर्क इतना है, ये चीज बहुत काम का बात है सर, कि लोन का इंटरेस्ट या डिवेंचर का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के इंटरेस्ट में फर्क बस इतना है, दोनों फिक्स्ड होता है,
बट फर्क इतना है कि लोन का इंटरेस्ट कंपनी टैक्स देने से पहले देता है, पर डिवेंचर प्रेफरेंस का जो पैसा है ना वो टैक्स देने के बाद आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और वो है मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये बेसिकली फर्क होता है, इसलिए प्रेफरेंस वाले को शेयर बोला जाता है और डिवेंचर वाले को लोन बोला जाता है, या फिर बैंक लोन तो लोन है ही। समझ में कुछ आ रहा है सर? प्लीज टेल मी सर, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये अगर समझ में आ गया है तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इक्विटी का भी ना दो तरह होता है, वोट देने के ऊपर बेस करके। एक होता है विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये वोटिंग राइट्स क्या होता है सर? सर कंपनी में वोट तो नॉर्मली इक्विटी दे पाता है, जो ट्रू है वही ना वोट देगा। प्रेफरेंस वाले को कभी कभार रिजोल्यूशन पास करके वोट देने का मौका मिलता है, वो भी क्लास मीटिंग में, मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग होगा उसमें वोट देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कई बार कंपनी प्रेफरेंस वाले को ना रेस्पेक्ट देने के लिए करते हैं कि भाई चलो प्रेफरेंस वाले आप लोग भी वोट दे दो, बट इनका नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होता है सर। वोटिंग राइट्स तो सच्चा दोस्त का होता है, जो कंपनी के सुख दुख का साथी है। सुख दुख का साथी कौन? इक्विटी वाले, है ना। कंपनी के लॉस में भी हम आपके साथ, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट में हम आपका सब कुछ तो था ही, और अच्छा हो गया सर, मजा आ गया। ठीक है, ये होता है इक्विटी वाले। ये वोटिंग राइट्स का केस देख लो थोड़ा सॉरी। Shares are a movable property. According to Section 44 of the Companies Act 2013, the shares or debentures or other interest of any member in a company shall be movable property, transferable. Yes, shares are transferable. तभी तो हम कभी भी किसी के शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। अरे मार्केट कुछ चलता है, ट्रांसफरेबल है ना। प्राइवेट कंपनीज के केस में क्या होता है, वो ट्रांसफरेबल है बट अपने मेंबर्स के बीच में रेस्ट्रिक्टेड होता है। Shares shall be numbered. Section 45. Every shares in a company having share capital shall be distinguished by its distinctive number. This implies that every share shall be numbered. However, this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as a holder of beneficial interest in such share in records of depository. ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के साथ अगर डिपोजिटरी के पास कोई है तो उसका नंबर नहीं आता है। तो ये छोड़ो, अभी जरूरत नहीं है इतना डिटेल्स में। अभी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल देख लो। Section 43 2013 provides the kinds of share capital. According to the provisions are, share capital of a company limited by shares shall be of two kinds. लिमिटेड बाई जो शेयर्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी, अनलिमिटेड शेयर्स, यू ऑल नो अबाउट दिस। इसमें इक्विटी शेयर्स का एक वोटिंग राइट्स वाला हो गया और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला हो गया। With voting rights, with differential voting right as to dividend, voting or otherwise in accordance with prescribed rule. It is to be noted that Tata Motors आज के डेट में बड़ा चर्चा में है, अच्छा शेयर ग्रोथ है। In 2008 introduced equity shares with differential voting rights called a equity share in its right issue. In the issue, every 10 equity shares carried only one voting right. अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, बट वुड गेट 5 परसेंटेज पॉइंट्स मोर डिविडेंड। लेकिन जब डिविडेंड दिया जाएगा तो उनको 5% ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा देन दैट डिक्लेयर्ड ऑन ईच ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉर्मल शेयर होल्डर से ज़्यादा। तो वोटिंग राइट 10 शेयर्स में एक मिलेगा बट डिविडेंड 5% ज़्यादा मिलेगा। Since the equity share did not carry the similar voting rights, it was being traded at discount to other common shares having full votings. तो इस तरह का शेयर्स को क्या बोलते हैं? DVRs, differential voting rights shares. Other companies which have issued equity shares with differential voting rights, जैसे कि फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन, इस तरह का कुछ कंपनीज है जिन्होंने, फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार ग्रुप, जैन इरिगेशन, ये भी एक इरिगेशन कंपनीज, एक टाइम पे काफ़ी अच्छा नाम कमाया था लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो ये हो गया सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ, मतलब आपको कंपनी इस तरह से इशू कर सकता है, और ऐसा मतलब कंपनीज एक्ट भी ऐसा रूल बना के रखा है। प्रेफरेंस शेयर क्या है यू ऑल नो, ठीक है। अब मुझे इसमें और कुछ नहीं बोलना है, किसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा इक्विटी प्रेफरेंस का डिटेल्स बोला है, डिविडेंड के बारे में बोला है। आई होप यू ऑल नो सर कि कैसे क्या होता है। छोड़ सकता हूँ मैं इस पॉइंट को अभी। ओके, बोलो सर। शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्लियर हैं? धमाका था पूरा। अरे क्लियर है कि नहीं? है दादा।
यस सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अभी और कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। इवन नॉट जस्ट बात, इवन मैंने आप लोगों को एक कंपनी का MOA शेयर भी किया था, ताकि आप घर में गो थ्रू करो कि कैसा होता है कंपनी का MOA टाटा पावर का। सभी के पास मैंने शेयर किया था, अगर किसी को नहीं किया तो मुझे फिर से बोल सकते हो, मैं फिर से शेयर कर दूँगा। टाटा पावर का MOA था 24 जून 2020 का डेट में लास्ट एडिशन था इसका। ये कंपनी कब आया है, कब इनकॉर्पोरेट किया है, क्या काम के लिए आया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सभी चीज़ यहाँ पर टेबल वाइज लिखा रहता है सर, ठीक है। MOA AOA, ठीक है, ये देखो पेज 1 to 13 MOA के बारे में बोला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 14 to 19 के अंदर बोला गया है, ठीक है। इसमें पूरा टेबल वाइज सब कुछ लिखना पड़ता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। जैसे ये चीज़ खत्म होता है उसके बाद आपको, ठीक है, मतलब कंपनी क्या है, किस लिए आया है, क्या काम करेगा, ऑडिट के बारे में क्या बोला है, कैपिटलाइजेशंस के बारे में क्या बोला है, मैनेजिंग द होल टाइम डायरेक्टर्स के बारे में क्या बोला है, एवरीथिंग। ये देखो ये MOA है, ठीक है। अब MOA में क्या लिखा रहता है आपको मैं बोला था घर में देखने के लिए, आप चाहो तो अभी फिर से देख लो एक बार, ठीक है। टाटा पावर का है MOA एज अमेंडेड अप टू 24 जून, एक्चुअली कंपनी पुराना है पर अमेंडेड किया गया है 24 जून 2020 में लेटेस्ट। द नेम ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं नेम क्लॉज, क्या बोलते हैं इसको, नेम क्लॉज, ठीक है। इसके बाद आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपनी इज टाटा पावर इंडिया, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। To acquire from, take over and work the concession conferred upon Tata Sons Limited by the government of Bombay for the development of Neela Mula Valley in the Haveli Taluka of the Pune district of the Presidency of Bombay with a view to establishment of an undertaking for the generation of electrical energy by the storage of water power in a lake to be formed in that valley and the supply of such energy to the public upon such terms as may appear conducive to the interest of the company and to pay therefore either in cash or in shares of the company or partly in one or partly in other, and with the object aforesaid to adapt become parties to enter into and carry into effect with or without modification the agreement which is particularly referred to in Article 3 subsection A of the Article of Association, and to become parties to enter into and carry into effect all such other agreement, guarantees, deeds, instrument as may be necessary or as may be deemed advisable और प्रॉपर। ये तो कुछ नहीं है, ये तो पहला ऑब्जेक्टिव है। मतलब बेसिकली सिंपल बोलो, एक वैली है बॉम्बे के पास, ठीक है, नीला मूला वैली, जहाँ पर एक लेक है, उस लेक में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है स्टोरेज ऑफ वाटर से, वो पावर जनरेट करके पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से टाटा सन्स लिमिटेड के अंदर से टाटा पावर किस तरह से बाकी हर चीज़ करेगा, सारा का सारा लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है सर? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लॉज, और ये बहुत लंबा होगा बिकॉज कंपनी का ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ हो सकता है कि वो क्या पर्पस में आया है, क्या काम करेगा। आई होप कि अगर आप लोग ये सब चीज़ थोड़ा गो थ्रू करोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा सर। बट इसके लिए ना आपको बिजनेस को प्यार करना पड़ेगा। यस सर, यू हैव टू। टाटा पावर का शेयर खरीदना है ना, किसको चाहिए टाटा पावर, खरीद लो, ले सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है आजकल टाटा पावर। कहाँ चला गया टाटा पावर? टाटा पावर 237 लास्ट 1 मंथ में ग्रोथ देखोगे सर? सर लास्ट 1 मंथ में साइडवेज है, 1 साल का ग्रोथ देखते हैं। ये रहा लास्ट 1 ईयर में टाटा पावर, इसके बारे में क्लास में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि टाटा पावर ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक कितना चल रहा था सर? 100 अरे 100 क्या, और भी नीचे आ जाओ, 70 के 60 के आसपास चल रहा था। 1 साल में 237 हुआ सर, ठीक है। फ्यूचर अच्छा है बट करेंटली इसका ग्रोथ थोड़ा बहुत हो चुका है, न्यू ग्रोथ पॉइंट फिर से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बट इट्स ए गुड कंपनी सर, इसका फाइनेंशियल्स भी कुछ खराब नहीं है, इसका इनकम भी पॉजिटिव है, ये देख सकते हो आप। 1127 करोड़ का प्रॉफिट करके बैठा हुआ है।
तो अगर आप कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो ना, तो आप कंपनीज के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस, सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर जानो। और सर एक्चुअली ना ये एमओए एओए के अंदर सब कुछ कंपनी लिख के बताते हैं। सब बोलते हैं ना कहाँ लिखा हुआ है भाई, यहाँ लिखा हुआ होता है कि कंपनी क्या है, कब आया है, कब से कर रहा है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी देयर। अगर पढ़ने का ताकत होता है ना, और सबसे मजे का बात क्या जानते हो, एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, सीएस का काम होता है ये सब एमओए रेडी करना, ड्राफ्ट करना, बहुत बड़ा काम है। जब कंपनी में काम करोगे, अगर आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज गैदर करने में बोरिंग लगता है तो आप कैसे ड्राफ्ट करोगे सर? ये जो लैंग्वेज पढ़ रहा था अभी आपके साथ, ये लैंग्वेज एक्चुअली लॉ का लैंग्वेज है, ठीक है? और ये लॉ का लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है? और ये सब एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरीज को ड्राफ्ट करना पड़ता है, ये एमओए। और सीए सीएमए वाले को क्या करना पड़ता है? टोटल कंपनी का वैल्यूएशन करना, हिसाब लगाना, ठीक है, एवरीथिंग, कि कंपनी कितना कमाएगा, कितना देगा, क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, ठीक है, किस हिसाब से उसका हिसाब करेगा, कौन शेयर होल्डर बनेगा, ये सीए सीएमए का काम बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है? कि टाटा पावर कितना प्रॉफिट कर लेगा वो कौन बताएगा? सीएमए वाले बोलता है भाई कॉस्टिंग कितना होगा और उसके बेसिस में प्रॉफिट कितना होगा। जब तक कॉस्टिंग ना ढूंढ पाए तब तक प्रॉफिट कहाँ से ढूंढे भाई, है ना? और जब तक प्रॉफिट ना हो पाए तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा भाई? प्रॉफिट तो करना होगा ना। तो सब कुछ कनेक्टेड, तो एवरीबडी इज कनेक्टेड विद एवरी कंपनी, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो। तो आपको प्यार करना ही होगा, ठीक है? जबरदस्ती मोहब्बत करा दे क्या? हाँ सर, जबरदस्ती। बंगाली में हम लोग एक बात करते हैं, धोरे बीए दिए जाओ, इस तरह का। मतलब आप जबरदस्ती शादी कर लो, किससे? बिजनेस से। जानबूझ के जबरदस्ती जो मानना है मानो, बट शादी कर लो इससे। दिन रात कुछ ना कुछ इनके साथ पढ़ते रहो, जानते रहो, पढ़ते रहो, जानते रहो। क्या होगा? तभी बन पाओगे जो बनने के लिए आए हो। दुनिया में आए हो तो प्यार कर लो। किसको? सब्जेक्ट्स को। ओके, देखो सर, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का काम देखो, अभी इसमें किताब में देख लो, मैं तो आपको रियल लाइफ पढ़ा दिया। अब देखो कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब लिखा रहता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्चुअली। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इन फैक्ट इज द करेक्ट चार्टर it defines its constitution and scope of the power of the company with which it has been established under the act, ठीक है? and every very foundation on which whole edifice of the company is built, किसके बेसिस में कंपनी बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटेंट, ये देखो, as per section 4 memorandum of a company shall be drawn up in such a form as in given in table A B C D E, देख सकते हो आप? टेबल ए जो है इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है। टेबल बी मिलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल डी इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए अनलिमिटेड कंपनी। टेबल ई इज अ फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। डोंट नीड टू मगअप सर, मतलब मगअप करने का या मुखोश तो करार कोनो दरकार नहीं, जस्ट नॉलेज के साथ पढ़ते जाओ, ऐसे ही याद रहेगा। हर चीज याद थोड़ी ना रखना है, मेन पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन करो, बस एनफ। एवरीथिंग रीड करने का जरूरत नहीं है, समझ के पढ़ो, बस इतना चाहता हूं और कुछ नहीं। कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम, द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी, नेम क्लॉज, ठीक है? आपको ऑलरेडी मैं समझा दिया रियल एओए का, मतलब टाटा पावर का। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है? और क्या है? कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, मतलब कोई एसोसिएट है कि नहीं है उसका भी डिटेल्स। सिंपल बात है भाई, जैसे शादी से पहले लड़की लोगों का बायोडाटा, लड़का लोगों का बायोडाटा बनता है ना, ठीक है? जॉब जाने से पहले सीवी बनाते हो, वैसा ही कंपनी आने से पहले उसका डिटेल्स दो भाई, कौन हो, क्या हो, क्यों क्यों आए हो, हाँ क्यों आए हो दुनिया में, क्या करना चाहते हो, हाँ मांगलिक हो को नहीं हो है कि नहीं, लाइबिलिटी कुछ है कि नहीं, समझ रहे सर आप लोग? ठीक है, इट्स काइंड ऑफ दैट। बस आप अपना डिटेल्स दो सर, सब कुछ तो समझ में आ रहा है। अब एमओए एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सर, हाँ एवरीथिंग ऐसे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया, बट सर किताब से एक बार पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। सर एक इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, केस लॉ है, क्या बोलते हो, करा दे अभी? अरे यार दिमाग थक गया आप लोगों का। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, 10-15 मिनट लगेगा,
बोलो जल्दी, करा दूं? अरे बोलो सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। सर एज यू विश। एज यू विश, ओके सर। अगर ना भी नहीं बोलेंगे, ना बोल देंगे तो फिर सर गुस्सा हो जाएंगे। अरे सुन लो सर, बहुत अच्छा है, अगर इतना देर से एमओई के बारे में सुन लिया तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में क्या चला जाएगा, थोड़ी ना वायरस घुस जाएगा। बट सर ये वायरस वो वायरस नहीं, ठीक है, इट्स नॉट यूएस, इट्स ईएस। हाँ, इसको भी वायरस ही बोलता है, ठीक है, VIRES। तो इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। मैं गूगल से इसका देख रहा था थोड़ा एक बार बहुत दिन पहले कि वायरस का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, तो मैं सोचा कि वेरस होगा जो भी होगा, बट ये इंग्लिश बड़ा ही गजब है, ये कुछ दे ही नहीं रहा है, तो वायरस ही बोलते हैं, कोई कोई अल्ट्रा वायरस ऐसे भी बोलता है। तो जो भी हो, प्रोनाउंसिएशन अपने अपने जगह में, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसे अपना भाषा नहीं है, गोरों का भाषा है, ठीक है। अगर हिंदी बंगाली होता तो प्रोनाउंसिएशन में दिमाग लगाते। ऐसे प्रोनाउंसिएशन से याद आया, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास एक बार एक इंसान एक बड़ा फेमस मतलब लिंग्विस्टिक थे, ठीक है, नाम नहीं है याद आ रहा है सर अभी, तो वेरी वेरी मतलब लिंग्विस्टिक थे, मतलब लैंग्वेज लेके काम करते थे। जाके बोल रहे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास कि कहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पोइट्री या प्रोज लिखा था, तो बंगाली में ऐसे गोरू, ठीक है, हस्सो की दीर्घो, कुछ ऐसा पॉइंट था, ठीक है। ऐसे बंगाली शायद सबको समझ नहीं आ रहा होगा, बट जिनको आ रहा होगा वो समझ रहे हैं कि एक ऊकार या मतलब एक दीर्घो होता है, एक हस्सो होता है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बोल रहे कि भाई गोरू क्या होगा, हस्सो होगा कि दीर्घो होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे कि सर, मतलब वो एक्चुअली बोल रहे हैं बिकॉज वो लिंग्विस्टिक है, तो बोल रहे कि सर इसका तो हस्सो होना चाहिए, बट आपने तो दीर्घो यूज किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोलता है क्या फर्क पड़ता है, हस्सो दे दो या दीर्घो, गाय को जितना दूध देना है वो उतना ही देगा। तो इट्स काइंड ऑफ दैट, समझ रहे सर, रविन्द्रनाथ टैगोर भी इतना फनी इंसान थे। ओके, आप लोग जानते हो, मुझे जो लैंग्वेज का जो टीचर थे उनका नाम सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है, आप गूगल करोगे मिल जाएगा, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय। ओके, किसी को पता था ये सब स्टोरी, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर वाला? रोशनी, तथा एनीवन? टिपिकल बंगालीज को पता होगा, जो लोग बचपन में बांग्ला लिटरेचर वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा है, मे बी दे कैन। यस हर्ड फ्रॉम मदर, मम्मी से सुना। यस, सुना है, अरे वाह, तू तो एकदम प्योर बंगाली निकला। ओके। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स, बियॉन्ड देयर पावर्स। मतलब अल्ट्रा वायरस का मतलब ही होता है कि बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड पावर मतलब ताकत से बाहर, कंपनी अपने ताकत से बाहर कुछ नहीं कर सकता, सिंपल बात है। तो अगर कर लिया तो वो बियॉन्ड पावर हो गया, और उस बियॉन्ड पावर को लॉ बोलता है अल्ट्रा वायरस। द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स। दिस प्रीसपोजेस दैट द पावर्स इन देयर नेचर आर लिमिटेड। मतलब कंपनी के पास जो पावर है वो लिमिटेड है, एज पर एमओए है, जो एमओए में लिखा है उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। मतलब इन ए फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी, जो एमओयू में बताया गया है, एज स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम, कैन बी डिपोर्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट, thus far and no further. In consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the power, अगर उसके पावर छोड़ के जा रहा है, नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब सिर्फ डायरेक्टर के पावर के बाहर नहीं, बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी, इज होली वाइड। मतलब अगर कंपनी अपने पावर के अगेंस्ट में जाके, पावर को छोड़ के, अपनी पावर छोड़ के जाके कुछ करता है, वो वाइड है, इनऑपरेटिव इन लॉ है, एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, वो कंपनी पे लागू नहीं होता। समझ में आ रहा है? आपके ऑब्जेक्टिव के बाहर अगर कुछ है तो वो वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वो कैंसिल है, इनऑपरेटिव इन लॉ है, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी है। ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड, कंपनी को रोका जाता है फॉर एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर पर्पस अदर देन दो सैंक्शनड बाय द मेमोरेंडम लाइकवाइज। मतलब कंपनी को अगर पैसा मिलता है और कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाके उस पैसे का इस्तेमाल करता है, तो वो कंपनी के लिए वॉइड हो जाएगा। इट कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन ए ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम द वन इट इज ऑथराइज्ड टू कैरी ऑन।
जितना आप ऑब्जेक्टिव में बोले हो भाई उतना करो, ऑब्जेक्टिव से बाहर पैसा का इस्तेमाल मत किया करो, ठीक है। सपोज लोन देने के टाइम पे बोला मैं ये बिजनेस करता हूँ, बट लोन मिलने के बाद दूसरे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, गलत। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये रिसेंट ट्रेंड में एक कंपनी ने ऐसा किया अपने इंडिया में, ये अपने पावर के अगेंस्ट में जाके काम कर दिया। एक ब्रोकिंग फार्म है, क्या नाम है ब्रोकिंग फार्म का, कोई बता सकता है? रे मैं भूल जाता हूँ, रोज क्लास में बताता हूँ फिर दिमाग नहीं आता जब जरूरत पड़ता है। एक ब्रोकिंग फार्म, हाँ बोलो। कार्वी है क्या? कार्वी, कार्वी, थैंक यू सर, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग। उसी में थी। हाँ बोलो। मैं उसी में काम की हूँ। आप कार्वी में काम किए हो? चलो सर, ऐसे बहुत पुराना कंपनी है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मेरे को उतना नहीं पता। बट रिसेंट ट्रेंड में कार्वी ने ना कुछ इसी तरह का ऐसा गलती कर दिया, और जिस बैंकों के साथ मिलके किया, गलत किया, मतलब करना नहीं चाहिए था। लोगों का पैसा को आप ऐसे मॉर्गेज करके रियल एस्टेट में लगाना, इट्स नॉट गुड, राइट। मतलब कार्वी बेसिकली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। वो क्या किया था सर, इन सिंपल मैं आपको समझा, ऐसे थोड़ा बहुत बड़ा केस है, बस इतना बड़ा नहीं जाऊँगा अभी, बाद में बोलूँगा आप लोगों को कि जो कंपनीज के उनके पास जो डीमैट होल्डिंग है, वो डीमैट एक तरह का एसेट हो जाता है, तो डीमैट को मॉर्गेज कर दिया, डीमैट को मॉर्गेज करके उसके बेसिस में लोन लिया जो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लिया। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल क्या रहा है। तो बाद में सभी अकाउंट फ्रीज कर दिया, और भी धीरे धीरे कार्बी में जिनका अकाउंट था, जैसे मेरा एक अकाउंट था कार्बी में, ठीक है मेरा फैमिली मेम्बर्स में एक दो अकाउंट था, तो उसको धीरे धीरे हटाया गया, अभी उसको चेंज किया गया। तो काफ़ी मुश्किल हुआ, काफ़ी मुश्किल हुआ, बहुत इधर उधर करना पड़ा। ठीक है, अभी कार्बी के पॉइंट पे नहीं जाऊंगा सर, बहुत देरी हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल ऑफ चर्चा है। तो पॉइंट इज दैट सर, अल्ट्रा वायरस जो है, कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट में एक चीज बता रहे सर, सपोज एक पॉइंट ध्यान से सुनना, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट और लेंड मनी, ठीक है, आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर कंपनी को लेंड किया, मतलब उधार वगैरह दिए, लोन दिए, you cannot obtain payment to recover the money lent, but if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means and of an injunction। मतलब कहने का मतलब है, आपने कंपनी को कुछ ऐसा पैसा दिया जिस पैसे का वो बियॉन्ड पावर यूज कर रहा है, तो अगर वो पैसा यूज कर लिया फिर तो आप तो गए, बट अगर कंपनी पैसा का इस्तेमाल कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको उस पैसे का इस्तेमाल करने से रोक सकते हो, इंजंक्शन लगा सकते हो। इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर वो इस्तेमाल कर दिए तो आप भी फंस जाओगे। क्यों सर? क्योंकि ये आपका ड्यूटी है, जब आप कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कंपनी का एमओए क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप किसी का ऑब्जेक्टिव बिना जाने उसको पैसा दे दोगे क्या? हाँ, इसके लिए उसका डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, आपको रीड करना चाहिए। और ये मान्यता है सोसाइटी में कि ये मान लिया जाता है कि जब आप किसी को कुछ देते हो, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दैट मीन्स यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी, ये मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस में है। तो लेकिन हाँ, अगर मानो कि कंपनी ने पैसा इस्तेमाल नहीं किया तो इंजंक्शन लगा जा सकता है कि भाई मेरा पैसा जितना आपने यूज नहीं किया उसमें आप इंजंक्शन लगा दो, क्योंकि वो पैसा का मालिक कंपनी नहीं होता, पैसा का मालिक तो जो लेंडर होते हैं वो होते हैं। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी विच इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, एज द लेंडर रिमेन्स द ओनर, है ना। पैसे पे कंपनी का पावर नहीं होता, तो लोन लिया है, तो जो आप लोन लेते हो उस पर थोड़ी ना आपका पावर होता है। हाँ सर, जैसे मानो कि आपने लोन पे गाड़ी खरीदा ईएमआई पे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, हायर परचेज बोलता है उसको, ठीक है। आप मंथली इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदा, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता गाड़ी आपका नहीं होता, और इन द मीन टाइम आप गाड़ी किसी को बेच भी नहीं सकते, वो पावर के बाहर है आपका। ऐसा ही बात है, as a lender remains the owner, he can take back the property in specie if the ultra virus loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor, paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company। मतलब अगर मानो कि कंपनी ने पैसा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, मतलब जब लेंडर को पता चला, बैंक वाले को, कि भाई कंपनी ने तो इस्तेमाल कर दिया, तब तो और उसके पास कोई चारा नहीं है। तब एक ही चारा है कि आप एक डेटर की तरह सोचो अभी, ठीक है, आप डेटर बन जाओ, डेटर की तरह कुछ करो अभी, ठीक है, मतलब क्रेडिटेड डेटर रिलेशनशिप हो जाएगा। बट नॉर्मल जो लेंडर वाला था, मतलब एक्चुअली जो लोन देता है ना, उसका हक सबसे पहले होता है,
वो हक आपसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी को लोन देने से पहले कंपनी का पावर के बारे में जरूर जाने, नॉट जस्ट कंपनी, किसी को भी। ठीक है, तो ये कंपनी का केस है तो पावर के बारे में जरूर होना चाहिए, बिकॉज अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ठीक है, इवन जो लोन दे रहा है वो भी। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड, जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, वॉइड है, तो कैनॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। और उसको मतलब कोई भी शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकता, मतलब उसको बंगाली में बोलते हैं अनुमोदन करना, मतलब परमिशन देना। शेयर होल्डर परमिशन दे ही नहीं सकता, जो पावर के बियॉन्ड है वो परमिशन शेयर होल्डर नहीं दे सकता। समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली, बाद में कर सकता है। फॉर इंस्टेंसेस इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, अगर मानो कि एक्ट जो है वो बियॉन्ड पावर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर है, देन अगर डायरेक्टर के पावर के बाहर है, द शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई इट। डायरेक्टर के पावर के बाहर है बट शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई, मतलब उसको वो परमिशन दे सकता है। इफ इट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल। अगर ये आर्टिकल को परमिट नहीं करता तो कंपनी को आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली, कंपनी के पावर के अंदर है बट कंपनी इस पर्टिकुलर मैटर को इरेगुलरली यूज करता है, देन शेयर होल्डर्स कैन वैलिडेट इट। तो अल्ट्रा वायरस मैटर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है सर, कि कौन, अगर डायरेक्टर के पास पावर नहीं है तो शेयर होल्डर कर देगा, शेयर होल्डर के पास अगर आर्टिकल ऑफ द कंपनी में पावर नहीं है, मतलब अल्ट्रा वायरस है, तो फिर कंपनी आर्टिकल को ही चेंज कर दे। और अगर कंपनी के विद इन पावर है बट इरेगुलरिटी करता है तो शेयर होल्डर्स उसको वैलिडेट कर सकता है। एक फेमस केस है इसके ऊपर बेस करके, इट्स अ वेरी फेमस केस। दिस केस इज कॉल्ड एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। ठीक है, 1875 का केस है सर। इस केस को, इस पर्टिकुलर मैटर का मतलब लैंडमार्क केस माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था सुन लो 5 मिनट। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी वेयर, ये जो कंपनी है ना एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है देखो। जैसे आपको टाटा पावर का ऑब्जेक्टिव सुना रहा था वैसा ही, टू मेक सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वागन्स। ठीक है, रेलवे कैरेज और वागन्स बनाते हैं, सेल करते हैं, हायर पे, लोन पे देते हैं, इस तरह का। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स का। टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस। ठीक है, टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स ऑफ एजेंट्स, कोल टिम्बर, मेटल्स एटसेट्रा। ये इनका ऑब्जेक्टिव है, एमओए में लिखा हुआ है। पर क्या किया इन्होंने, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम। ठीक है, फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम, बेल्जियम में रेलवे लाइन बनेगा उसको फाइनेंस करेगा ये। एंड द कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट, कंपनी इसको अप्रूव करता है ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। द कंपनी हाउएवर repudiated the contract as being ultra virus। repudiate का मतलब होता है सर वो मतलब बेसिकली इग्नोर करता है, वो मानता नहीं है। ठीक है, ये अल्ट्रा वायरस है, ये कंपनी मैटर को मानता नहीं है। एंड रिचे ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और रिचे बोल रहे हैं कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया जो आपका पावर ही नहीं है। His contention was, मतलब रिचे जो है सर, इसका contention was that contract was well within the meaning of the word general contractor and hence within its power. However, it had been ratified by a majority of shareholder। इसको maximum shareholder ने permission भी किया था। However, it was held by the court that the contract was null and void। but कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ये जो खेल हुआ है इस एशबरी के रेलवे कैरेज का, ये नल है और void है, कैंसिल है। It said that the terms general contractor was associated with mechanical engineers। ये जो general contractor का मैटर है ना, ये mechanical engineer के साथ connected है कंपनी के केस में। That is, it had to be read in connection with the company's main business। If the term general contractor was not so interpreted, it would authorize the making of contract of any kind and every description। For example, marine, fire insurance, कुछ भी कर सकता था। बट ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड है ना सर, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड इज कनेक्टेड विद मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो फाइनेंस करने का काम नहीं करता ये, आप समझ रहे हो बात। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो कॉन्ट्रैक्ट था जनरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनेंस का बोल रहे जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। बट कंपनीज का ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कोई क्या समझेगा कि ये इसका मैकेनिकल इंजीनियर का जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है,
लेकिन यहाँ पर तो कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन का काम करने का वादा कर रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। तो कोड बता रहा है कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट इज कनेक्टेड विद जनरल कॉन्ट्रैक्टर इन योर ऑब्जेक्टिव इन योर एमओए, मतलब एशबरी रेलवे कैरेज का। तो आप फाइनेंस का काम कैसे कर सकते हो? समझ में आ रहा है सर? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बस यही केस है। तो बेसिकली ये जो मतलब रेलवे जो एशबरी रेलवे कैरेज है ये अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड पावर हो गया। एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड इट कैनॉट बिकम इंट्रा वायरस, और इसको कभी भी आप इंट्रा वायरस नहीं कर सकते, मतलब विदिन पावर नहीं कर सकते बाय रीजन ऑफ एस्टोपल, एक्विजिशंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रैटिफिकेशन। किसी भी तरह से आप इसको रैटिफाई नहीं कर सकते, इसको आप अप्रूवल नहीं कर सकते, बट करने का कुछ तरीका है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ और बातें देखना पड़ेगा, जैसे कि द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी समड अप when an act is performed which through legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum or by the statute, it is said to be ultra virus of the company and hence null and void। अगर कंपनी की ऑथोरिटी के अंदर वो काम नहीं आता है तो वो null and void माना जाएगा और उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी माना जाएगा। An act which is ultra virus the company cannot ratify it even by the unanimous consent of all the shareholders। मतलब अगर सारे के सारे शेयर होल्डर भी अप्रूव कर दे फिर भी उसको अप्रूवल नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव के बाहर है। थर्ड, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, अगर कोई एक्ट डायरेक्टर का अल्ट्रा वायरस पावर के बाहर है बट इंटर वायरस द कंपनी, बट कंपनी के पावर के अंदर है, कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू अ रेजोल्यूशन। डायरेक्टर के पास पावर नहीं है बट शेयर होल्डर के पास पावर है, तो उसको स्पेशल मतलब रेजोल्यूशन के थ्रू से जनरल मीटिंग में पास किया जा सकता है। If an act is ultra virus the articles, it can be ratified by altering the article। अगर आर्टिकल में प्रॉब्लम है तो आर्टिकल को चेंज कर दो बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट ए जनरल मीटिंग। ठीक है, हाउएवर ये जो लॉ है ना, ये बेसिकली द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन outweigh its main advantage, namely the provide protection to the shareholders and creditors। इनका प्रोटेक्शन में ये काम नहीं कर पाता, although it may be useful for members in restraining the activities of directors, it is only a nuisance in so far as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all। Again, the purpose of doctrine of ultra virus has been defeated as of now, the object clause can easily altered। आज के डेट में ना, ये पुराना बात है सर, 1875 का केस है, बट आज के डेट में ऑब्जेक्ट क्लॉज इजीली चेंज हो जाता है बाय पासिंग जस्ट अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब इन टुडेज लॉ ये काफी इजी है, बट एक जमाने में ये इतना इजी नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स बन रहा है। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इसके साथ जुड़ा हुआ डिफरेंट केस स्टडीज एंड कुछ डॉक्ट्रिन के बारे में भी बात करेंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो खेल है ये भी आप लोगों का समझ में आ जाएगा, मतलब बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ एंड कुछ केस स्टडीज के साथ साथ आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और उसके बाद जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है अब यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कंपनी लॉ का बेसिक्स पूरा रेडी हो जाएगा। यस सर, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बोलो सर, क्लियर है या नहीं? विश्वजीत, नताशा, नील, प्रियाक्षी, यस सर। ओके, रौनक, तथा ओके ओके सर, ठीक है, तो फिर घर पे रेडी करो सारे के सारे। आज इतना ही है, गुड नाइट फिर सबको, टाटा, गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर। ओके टाटा। স্যার বলেছিলেন এলএলসি টাইপ অফ বলে